ओके। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और हमारी पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाली सीजीएल एग्जाम के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा ट्रायंगल रिवाइज कराऊंगा। और सिर्फ ट्रायंगल नहीं, लाइन एंगल्स स्टार्टिंग से शुरुआत करूंगा और लगभग पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा टिल ट्रायंगल, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्लस एंड रिजल्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना। भाई मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक। अब पॉइंट को किसी पॉइंट से मैंने मान लो किसी डायरेक्शन में एक रे खींची, क्या खींची? रे। ये क्या कहलाएगी भाई? रे। ठीक है ना। तो रे कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है और फाइनाइट लेंथ होती है। जैसे कि भाई सन से किरणें आती है, किरण है ना, तो वहां से लेकर के यहाँ तक आई, यहाँ पे आकर के जो है अर्थ के सरफेस पे कंज्यूम हो गई, रुक गई, तो है ना। तो डायरेक्शन है उसका, हाँ, एक यूनिडायरेक्शन है और फाइनाइट लेंथ है उसकी। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन में इस तरह से खिंचती चली जाए, है ना, इधर भी और इधर भी, तो वो एक लाइन कहलाती है। और लाइन जो है इनफाइनाइट लेंथ होती है लाइन की, और बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों साइड होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है। अब इसी लाइन में अगर मैं दो पॉइंट निर्धारित कर दूं ए बी, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक। अब रे को या लाइन को लेते हुए भाई मेरे, अगर मैं बनाऊं यहाँ पर एंगुलर मेजर नापने की कोशिश करूं, तो वो मेरा क्या कहलाता है? एंगल। और एंगल की खास बात क्या है भैया कि यहाँ से नापा, अगर आप यहाँ से यहाँ नापोगे तो भी वो एंगल सेम होगा, और ज्यादा इन्हें आगे बढ़ाकर नापोगे वो एंगल सेम होगा। ठीक है। अब एंगल में भी कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या भाई? अगर एंगल मेरा 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल कहलाता है, अगर 90 है तो राइट एंगल कहलाता है, अगर भाई 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। ठीक। अगर 180 से बड़ा चला जाए तो रिफ्लेक्स कहलाता है, और सीधा 180 तो आपको पता है 180 क्या, वो अपना सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं दो, अगर 180 मिल करके बनाए तो। ठीक। तो 180 वाला होता है जो कि सप्लीमेंट्री है वो। ठीक। रिफ्लेक्स एंगल है जो कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, और कंप्लीट एंगल है 360। ठीक। अब स्ट्रेट लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि एंगल ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है भैया? 90 है ना, राइट एंगल है। तो ए प्लस बी अगर 90 है तो वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक। वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। लिखा होगा जरूर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं लिखा कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर अगर 180 सीधा स्ट्रेट लाइन पे है ना, दो एंगल इस तरह से, तो ये सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। ये देखो कितनी जल्दी कवर हो गई, रिवीजन के लिए है वीडियो इसीलिए, है ना। दो लाइन मेरी इस तरह से कट करी एक दूसरे को, तो आपस में यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक। अब दो पैरेलल लाइंस मैंने खींच ली, अगर दो पैरेलल लाइंस खींची और ये क्या है भैया? इन्हें काटने वाली, ये क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स अगर इन्हें इस तरह से काट रही है भाई, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल मेरे बराबर होंगे। ठीक है ना। कैसे? अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। कैसे अल्टरनेट? ये और ये। ठीक। अगर दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल है तो, है ना, और पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल मेरा बराबर होते हैं। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और वर्टिकली अपोजिट तो बराबर होते ही हैं, तो ये एंगल तो बराबर होगा ही। देखो, तो ये एंगल इसके बराबर, है ना, ये इसके बराबर, और करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर। ये बात क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूं तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये देखो अल्फा के बराबर है करस्पॉन्डिंग से, अभी हमने सीखा। तो अल्फा प्लस बीटा तो 90 नहीं होगा, वो 180 नहीं होगा क्या? स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है। तो 180 होगा। फटाफट ये चीजें हमारी रिवाइज होती चली जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं इस तरह से दो पैरेलल लाइंस खींच दी और ट्रांसवर्स खींच दी, आपको से पूछा जाएगा बहुत सारे एंगल देकर के किसकी क्या कहानी है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ से शुरुआत हो जाए, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा तो वर्टिकली अपोजिट होंगे। इसी तरह यही वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट आसान है। करस्पॉन्डिंग की चर्चा करेंगे तो 1 5 2 6, देखो 1 5 2 6 3 7, 3 7 और 4 8, ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक। 3 5 4 6 ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, देखो बराबर होंगे, है ना। और मेरे भाई 4 + 5 3 + 6 180 होंगे। ठीक है। ये सप्लीमेंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल्स पे चर्चा करूं, तो भाई मैंने इनको बांट दिया है किस तरह से, अगर साइड से बांटे तो, और अगर एंगल के आधार पे बांटे तो। ठीक। अगर साइड के आधार पे बांटे तो तीनों साइड बराबर, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी हर एंगल कितना है? 60 60, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है ना। तो 60 60 60, क्योंकि तीनों साइड बराबर है ना। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया यहाँ पर क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a²। ये एडी क्या है? अब एडी यहाँ पे मीडियन हो सकता है, ऑल्टीट्यूड हो सकता है, कुछ भी हो, पर सब सेम होता है इसमें, है ना। वो क्या होता है? √3/2a। ठीक है। आर क्या है? a/√3, जो कि हमारी क्या है? सर्कम रेडियस। और इन रेडियस, सर्कम रेडियस मतलब बाहर वाले
जो इसका सर्कल बनेगा और इन रेडियस जो इसके अंदर सर्कल बनेगा a/2√3 होती है, और यहाँ r इक्वल टू 2 r होता है, कैपिटल R इक्वल टू 2r। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के आधार पे इस तरह साइड के आधार पे इस तरह बांट सकते हो। अभी पूरी डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ, है ना। इक्विलेटरल हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस, देखो एक आइसोसेलेस एक स्केलिन, ठीक। और अगर आप एंगल के आधार पे बांटोगे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। फिर हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे सारे के सारे एंगल देखो 90 से छोटे हैं, ठीक। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर सी मेरा सबसे बड़ा एंगल है तो सी के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, सी स्क्वायर जो होगा वो छोटा आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, कंडीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने कहा आइसोसेलेस और उसमें बांटा हुआ है मैंने किसके साइड के आधार पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, जहां ये दोनों साइड मेरी दो साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं ऑल्टीट्यूड गिराऊं, है ना, अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ गिराऊं तो इनको बाइसेक्ट करता है। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया अगर मुझे जानना है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जान लूंगा, उसका दुगना कर दूंगा, ठीक है। या फिर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, BC इंटू AD, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यहीं से निकल जाएगा आराम से हमेशा, ठीक है। स्केलियन ट्राइंगल क्या, जहाँ तीनों साइड अनइक्वल हैं, तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं हम a+b+c/2, और हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आ जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यहाँ पर, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब मैंने इसी तरह का राइट एंगल ट्राइंगल की चर्चा कर लें, तो वहां पे मुझे पता है कि ए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू A²+B² होगा, यहाँ पे C सबसे बड़ा एंगल है लेकिन वो 90 के बराबर ही है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की चर्चा कर लें तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एंगल C मेरा सबसे बड़ा है, उसके सामने वाली साइड C है, तो C स्क्वायर ग्रेटर देन A²+B² आता है, कंडीशन होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। हमने ये देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे, अगली चर्चा क्या करेंगे, तो इनइक्वालिटी ट्राइंगल की क्या होती है भाई। इनइक्वालिटी ट्राइंगल की कहती है कि C-A इज लेस देन B इज लेस देन C+A। मतलब कि एक जो मेरी कोई भी अगर जो साइड है उसकी जो वैल्यू है वो दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और उनके सम से छोटी होगी, ठीक। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल कितने होते हैं, अगर दो साइड मुझे कोई भी पता है तो 2 इंटू स्मॉलर साइड -1 से मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इन दोनों पे खूब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये बाहर वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल का क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम होता है, ठीक है। A+B के बराबर आता है, बहुत सिंपल सी चीज है, सबको पता होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं एक थ्योरम। कह रहा भैया इसका बाइसेक्टर आपने बनाया, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, बाहर वाले का एक्सटर्नल का, ये दोनों आकर के यहाँ मिले D पे, तो ये एंगल का मान पूछ लेता है, वो सीधा A/2 आता है, सीधा A/2 के बराबर आता है, ठीक। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, देखो इस तरह से मैंने गिराया परपेंडिकुलर, उसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ऑल्टीट्यूड कहाँ पर जाके मिलेंगे, वो ऑर्थो सेंटर पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना ABC, इसका ऑल्टीट्यूड कहाँ गिरेगा, देखो बाहर गिरेगा, इसका ये हाइट ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर यहाँ से बाहर गिरेगा, तो बाहर भी गिर सकता है ना। तो यहाँ पे देखो बेस आपकी BC, हाइट ये, तो इसका एरिया आप हाफ BC इंटू हाइट ही लिखोगे, बाहर गिर जाता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से होता है कि इस एंगल को बाइसेक्ट किया, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वो इन सेंटर बनता है, ठीक है सर, सिंपल है ना। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी बनेगा तो यहाँ पे बनेगा इन सेंटर बनेगा अंदर वाले सर्कल का, है ना, इन सर्कल का सेंटर। मीडियन क्या होता है भाई, माध्यिका, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, और सारे मीडियन मिलते हैं सेंट्रॉइड पे, जिसे G से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन सेंटर को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक। अब जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को, माध्यिका को इस तरह से बांटता है 2:1 के रेशो में, ठीक है, इस वर्टेक्स से जिससे गिराया है ना, इंपॉर्टेंट है। तो AG/GD क्या होता है 2:1, ठीक सर, ये सिंपल क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो ऐसा बाइसेक्टर इस लाइन का जो परपेंडिकुलर भी है इस लाइन पे, देखो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसी तरह ये इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, 90 डिग्री भी है। ये मिलते हैं सर्कम सेंटर पे, सर्कम सर्कल मतलब बाहर वाला सर्कल, उसका सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर होता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये AD क्या लिखा, सीवियन। सीवियन क्या होती है, कोई भी रैंडम यहाँ से एक लाइन मैंने खींच दी, जरूरी नहीं कि भाई वो ऑल्टीट्यूड हो, जरूरी नहीं मीडियन हो, कुछ भी नहीं है वो, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ भी नहीं है, बस सीधी सीधी एक लाइन है, नॉर्मल लाइन है, वो सीवियन कहलाती है। यानी कि ऑल्टीट्यूड है, मीडियन है, ये सब एक सीवियन है ना, लेकिन सीवियन एक नॉर्मल कोई भी लाइन रैंडम, वो सीवियन ही कहलाएगी, ठीक है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भैया एंगल बाइसेक्टर आपने खींचा है AE और परपेंडिकुलर यहीं से खींचा है AD, तो एंगल DAE आपसे पूछा जाता है, ये छोटा वाला DAE वो क्या होता है B-C/2,
और इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर सरकम सर्कल है, ठीक है, तो सरकम सेंटर है आपका, जैसे ये ओ को आगे बढ़ा दिया AO को K तक, ठीक है, और परपेंडिकुलर यहाँ से गिराया आपने AD, तो एंगल DA के क्या होता है, B माइनस सी के बराबर होता है डायरेक्ट। तो इन दोनों को साथ में मैंने बता दिया, कभी दोबारा आप कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। फर्क क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और ये क्या है भैया, सरकम सेंटर, तो इसे सरकम सर्कल है, ठीक, दोनों चीज में फर्क है, इसीलिए रिजल्ट भी अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए आराम से, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भैया आपके बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर इन दोनों के आई पे मिल रहे हैं, तो एंगल आई का मान ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो क्या होगा, VIC 90 प्लस हाफ एंगल है, ठीक है। और अगर बाहर वाले मिल रहे हैं तो बाहर एक्स सेंटर पे मिलेंगे, है ना, तो VOC क्या होगा, 90 माइनस हाफ एंगल है, ठीक, यानी इसके एक्सटर्नल वाले अगर एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है ये। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बाइसेक्टर आपने किसी क्वाड्रिलेटरल में खींचे, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल APB का मान क्या होगा, C प्लस D/2। इसी तरह यहां से खींचते तो यहाँ के मिलते तो A प्लस B/2 हो जाता है, सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हमने कहा सर हाफ बेस इनटू हाइट से निकालते हैं, हमें पता है ना। और अगर दो साइड मुझे पता है और उनके बीच का एंगल मेरे पास है, जैसे AB और बीच का एंगल थीटा है, तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, हाफ AB साइन थीटा, ये भी हमें पता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने देखा हीरोन्स फॉर्मूला से, वो भी हमें पता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक थ्योरम है कि भाई अगर अल्टीट्यूड मैंने गिराया, ये कोई पॉइंट O है इसके ऊपर, ठीक है ना, रैंडम पॉइंट, तो यहां से इसे ऐसे जोड़ दिया, तो AB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, AC स्क्वायर प्लस VO स्क्वायर, है ना, OB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वो कोई भी रैंडम पॉइंट है इस परपेंडिकुलर पे, ठीक। साइन रूल को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन रूल हमारा। साइन रूल क्या कहता है, देखो जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया जहां A के सामने वाली साइड को A दिया है, B के सामने वाली को B दिया, इस तरह मैंने दिया, आप भी ऐसे दोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। तो A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, अपोजिट साइड है ये याद रखना, एंगल A के सामने वाली A है, ठीक है ना, इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को वो हमारा वैसे 2r के बराबर भी आता है, ट्वाइस ऑफ हमारी क्या सरकम रेडियस, ठीक, ये इसके बराबर भी आता है, यानी साइड का जो रेशियो है वो साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर है ना, जहाँ पे ए क्या है, देखो ये एंगल है और ए स्मॉल ए उसके सामने वाली साइड है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर मैं बात करूं तो हाफ A इंटू एच हो जाएगा, क्या बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हाइट को यहां से लिख सकता हूं, देखो अगर इस एंगल को कंसीडर करूं बी को, साइन बी क्या होगा H अपॉन सी, या फिर H क्या होगा C साइन बी, तो C साइन बी से रिप्लेस किया, यानी हाफ AC साइन बी आ रहा है, हाफ AB साइन सी और हाफ BC साइन ए, है ना, यानी देखो दो साइड और उनके बीच वाला एंगल उसका हाफ, ये अभी हमने देखा था, वही एरिया यहाँ से आता है साइन रूल से, ठीक है। अब साइन रूल से ही हम साइड के रेशो भी लिखते हैं, इसीलिए, ठीक है, जैसे 45 डिग्री वाला है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है, 45 के सामने वाला रेशो 1, इसके सामने वाली 1 1 1 √2 होता है, 30 के सामने वाला 1 होगा, 60 के सामने वाला √3 वैल्यू होगी, ये 2 होगा, ये क्या है, रेशो है, इस रेशो में ही होंगी ये वैल्यूज, ये साइड हमारी, है ना। 15 के सामने 15 75 वाला बहुत आता है, 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, और हाइपोटेनस 2 √2, और 120 और 30 का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 30 के सामने वाला 1, 30 के सामने वाला 120 के सामने वाला √3, ठीक। अब हम चर्चा कर लेते हैं साइन रूल का यूज एरिया में कैसे होता है, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल आपने बनाया, डी कुछ भी आपने खींच दिया, है ना, कोई मैटर नहीं है क्या है ये, ठीक है, ऐसे रैंडम दो पॉइंट आपने बनाए, ये एंगल थीटा है, तो देखो अभी आपने सीखा कि हाफ AB साइन थीटा होता है, तो हाफ AD का एरिया लिख लूंगा, तो हाफ AD इंटू AE साइन थीटा, ये आपने लिख लिया। इसी तरह बड़े वाले का भी लिख सकते हो आप, ABC का हाफ AB इंटू AC साइन थीटा, ये आपने लिख लिया। तो यहाँ से AD इंटू D अपॉन AB इंटू AC आ गया, क्योंकि साइन थीटा तो कट गया, हाफ भी कट गया, यानी AD इंटू D अपॉन AB इंटू AC, ये आपका आ गया एरिया का रेशो, ठीक। एरिया का रेशो अगर यहाँ पे जानना है तो देखो ये AD आपकी कोई लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, तो 180 माइनस थीटा होगा, तो इन दोनों का रेशो जानना है, तो आपने कहा सर ट्राइंगल ADB अपॉन ट्राइंगल ADC का जो एरिया लिखूंगा वो हाफ ये AD इंटू BD साइन थीटा, है ना, और हाफ AD इंटू CD 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो भाई ये दोनों आपस में कट रहे हैं, हाफ भी कट रहा है और AD भी कट रहा है, अगर AD भी कट रहा है तो BD और CD के रेशो में आ गया, यानी इस तरह से अगर एंगल को यहाँ लाइन खींच के बांटा जा रहा है तो इनके बेस के रेशो में ही आ जाता है, इनका एरिया हमेशा बेस के रेशो में आ जाता है, ठीक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट
कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, देखो साइन रूल कहाँ यूज होता है, कोसाइन रूल। साइन रूल यूज होता है जब मेरे पास एक से ज्यादा एंगल है और साइड एक और दूसरी साइड बतानी है, तो वहां पे साइन रूल। लेकिन अगर मेरे पास केवल एक ही एंगल है और दो साइड और तीसरी साइड चाहिए, तो वहां कोसाइन रूल आ जाएगा। ठीक, तो कोसाइन रूल कैसे यूज होगा मेरे दोस्त, जैसे एक एक ये साइड है ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए। इस एंगल सामने वाला साइड है ए, तो वो जाननी है, तो ठीक है। या फिर कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी। इसी तरह बाकियों के लिए ये याद रखेंगे, कॉस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए सी, और कॉस सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ट्वाइस ए बी। ठीक है, वेरी नाइस, ये याद रखेंगे। स्टीवर्ट थ्योरम मेरे पास क्या कहती है, स्टीवर्ट थ्योरम बहुत सिंपल है। अगर ये मेरे पास देखो सी डी कोई सीवियन आपने खींचा, ठीक है, सिंपली क्या है, एक सीवियन है, ठीक है, ये क्या है, एक सीवियन। अगर सीवियन है तो वहां पर मुझे अगर कोई वैल्यू चाहिए कोई भी इनमें से, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, ये वी डी एम है, ये एन है, तो ए स्क्वायर इंटू एन इज बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस एम इंटू एन इंटू सी। ये स्टीवर्ट थ्योरम है। और अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाए, ए बराबर बी के हो जाए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम एन हो जाता है, जहाँ पे एक्स ये सीवियन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आइसोसेलेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी। नेक्स्ट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, जैसे अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ए बी और ए सी का रेशो इज बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी का रेशो इज बी डी अपॉन डी सी के बराबर है ना। और एक्सटर्नल में भी ऐसा ही है, ए बी और ए सी का रेशो क्या है, बी डी अपॉन सी डी के बराबर। या फिर आप इसे अंदर घुसा के देख लो, तो बी डी है ना, ऐसे ऐसे एज्यूम कर लो, तो ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन सी डी, इसे इधर पलट लो तो और आसान लगता है, तो ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर जाननी है तो वो क्या होती है सर, एक्स अगर ये लेंथ है तो एक्स स्क्वायर इज व्हाट, ए बी इंटू बी माइनस एम इंटू एन, ए इंटू बी माइनस एम इंटू एन। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट चलते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स बात है। अगर दो ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर है ना, तो भाई ए बी अपॉन डी इज बी सी अपॉन सी एफ। देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, ट्राइंगल ए बी सी मेरा अगर सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तब ये चर्चा हो रही है। तो ए बी अपॉन डी करस्पॉन्डिंग ही लेनी है, इस बी सी अपॉन ई एफ इज ए सी अपॉन डी एफ, है ना। और वो एच वन अपॉन एच टू, जैसे हाइट का रेशो हो, एंगल बाइसेक्टर का, मीडियन का, किसी का भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो हो, वो यहाँ पे सेम रहेगा। एरिया के लिए उन रेशो का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, थेस थ्योरम क्या है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए डी बी सी, ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देखो एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा, अल्फा होगा, ये तो कॉमन है ही तो सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे तो ए डी अपॉन ए बी इज ए ई अपॉन ए सी इज डी ई अपॉन बी सी होता है। ठीक है, और अगर मिड पॉइंट है डी और ई, तो सीधे डी इक्वल टू बी सी बाई टू, मिड पॉइंट थ्योरम भी है यहीं से, थेस थ्योरम से। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इस तरह की फिगर है, दो लाइन पैरेलल में, बीच में इस तरह से लाइन एक पैरेलल है ना, तो z की वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर वन अपॉन एक्स प्लस वन वाई वन अपॉन जेड लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल की, ठीक है, सिंपल सी, दोनों ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, साइड साइड से, या साइड एंगल साइड से, या एंगल साइड एंगल, ये बहुत आसान चीजें है ना। रिवीजन से सीवास थ्योरम देख लेते। सीवास थ्योरम क्या कहती है कि भाई जैसे ए डी बी सी एफ आपने खींचे है ना, और इस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, ए एफ अपॉन एफ बी। देखो यहाँ से चलो, तो यहाँ से चले तो ए एफ अपॉन एफ बी इज बी डी इंटू बी डी अपॉन सी डी इंटू सी अपॉन ई ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये क्या है, सीवास थ्योरम। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो मास पॉइंट ज्योमेट्री या फिर मास पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट। मास पॉइंट थ्योरम क्या है कि भाई मेरे अगर दो वजन है, कहाँ से आता है ये मास पॉइंट का कॉन्सेप्ट, के दो वजन है 5 और 4, ठीक है, तो अगर मुझे इसको इस लेंथ पे बैलेंस करना है, तो ये वाली जो लेंथ है ये 5 होगी, ये वाली 4 होगी, तो इस पॉइंट पे दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बैलेंसिंग से हम साइड के रेशो निकाल लेते हैं आसानी से ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पे आपको रेशो बताना है, तो आपको बी डी बराबर डी सी के दिया है, और ए और ओ डी का रेशो 4 और 5 का यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आपको ए ई और ई सी का रेशो जानना है। तो कितना आसान है, देखो 4 और 5 का, मैंने कहा भाई 5 4 यहाँ बीच में बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मान लो बीच में 9 है, तो अब ये बीच में 9 अगर मैं वजन ले लिया, तो इधर 5 है, इधर 4 है, अगर इधर 5 है तो ये साइड मैंने 5 ली, इधर 4 है तो इधर 4 ली, यानी मैं वजन में दे दिया, इस पॉइंट को वजन 5 दे दिया, इसको 4 दे दिया, तो 4 ये 5। ऐसे ही आप यहाँ कर लो,
आप कहो सर ये 4 और 5 का रेशो है तो बीच में मैंने वजन दे देता हूँ इसको, कितना वजन दे दूं, 9। अगर 9 दे दूं तो भाई 5 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, तभी इस तरह से बैलेंस होंगे। ये बीच में वजन अगर 9 है ना, तो देखो 5 वजन यहाँ दे दिया तो 4 यहाँ दे दिया। इसके जो है करस्पॉन्डिंग ये वाली लेंथ होनी चाहिए, जितनी ये लेंथ ज्यादा होगी तो वजन वहां पे बैलेंस से हो जाते हैं आराम से, है ना। तो भाई मैंने कहा कि ये जो है 5 है, यहाँ पे वजन 4 है। अगर यहाँ वजन 4 है तो मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों साइड तो बराबर बराबर है ना, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तभी यहाँ 2 2 बैलेंस हो जाएगा आराम से, बीच में 4। ठीक है, तो ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, तो बीच में वजन यहाँ पर 7 होगा, 7 होगा, तो 2 और 5 ऐसे बैलेंस हो जाएगा। यानी ए बाई ई सी क्या आया, 2/5। ए बाई ई सी क्या आया, 2/5। बहुत सिंपल है ना। अगर यहाँ 2 है तो ये लेंथ 2 होगी, अगर यहाँ 5 है तो ये लेंथ 5। ठीक है, तो 2 और 5 था, बीच में 7। और देख लेते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन मास पॉइंट थ्योरम पे बन जाए, कैसे कि भाई ये पॉइंट बीच में ओ है ना, तो ए ओ बाई ओ डी दिया है 5 और 4। ठीक है, और आपको सी ओ बाई ओ एफ दिया है कितना, 3 और 2। बहुत अच्छे। तो बी ओ और ओ ई का रेशो आपसे जानना चाहा है इसने, तो बहुत सिंपल है। देखो एक बार जब आप 5 और 4 कर रहे हो तो आप कहोगे सर 9 ले लेते, 9 लिया तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, एक सेकंड। ठीक, तो यहाँ 9 है। ठीक है, अभी बस इतना ही देखते हैं, क्योंकि उधर से भी वजन आ रहा है। यहाँ 3 है और 2 है, यहाँ 3 है और 2 है भाई, है ना। तो 3 और 2 का यहाँ पे 5 होगा। एक बार यहाँ 9 है, एक बार यहाँ 5 है, बड़ी नाइंसाफी है। तो 9 इंटू 5, इनका एलसीएम ले, तो 9 इंटू 5 45। बीच में वजन मैंने कहा सर 45 है। ठीक है, अब मैं बीच में बोल रहा हूँ कि 45 है। ठीक है, तो 45 है, तो 9 वाले में 5 की मल्टीप्लाई होगी, 5 वाले में 9 की। तो भाई 9 वाले में 5 की गुना कर दो, ऐसे सॉल्व करो इसे। ठीक है, आओ देखो, जैसे 5 4 9 था, है, तो इसमें 5 की गुना कर दो, और ये 5 वाले थे, इनमें 9 की गुना कर दो। कहने का मतलब अब आपके अकॉर्डिंग देखो, ये 18 हो गया और ये 27 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब आप चर्चा कर रहे हो तो आपके पास ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 20। बीच में 45 है। अगर ये 20 यहाँ है तो 20 यहाँ होगा, और ये 25 यहाँ है तो 25 यहाँ होगा। ठीक है, इसी तरह से 18 आपका यहाँ होगा। आपको क्या जानना है, वी ओ बाई ओ ई, ये वाला आपको जानना है दोस्त, बात खत्म। ठीक है, वी ओ बाई ओ ई। तो आपने कहा सर ये 20 है, 18 है, 20 18 तो बीच में 38 होगा, 20 18 तो बीच में 38 होगा, 38 होगा तो सर ये 38 आ गया, इधर 45 है, 38 45, 45 माइनस 38 इधर 7 होगा। ठीक है, तो ये 38 रहेगा और ये वाला पार्ट 7 रहेगा, तो वी ओ बाई ओ ई कितना आएगा, 38:7। ठीक है, यानी आपको एलसीएम लेना, और एलसीएम लेने के बाद इस चीज को खत्म कर देना आपको। ठीक है, ये डिवीजन के तौर पे है ना। एक बार फिर से समझ लो कि भाई 5 4 थे, इधर 3 2 था, तो 9 इंटू 5 आपने एलसीएम लेके बीच में 45 वजन ले लिया। अगर यहाँ 45 ले लिया तो अब जो 9 वाले थे उसमें 5 की गुणा, और 5 वालों में 9 की गुणा, बस यही क्रिटिकल पॉइंट था। तो इसमें 5 की गुणा होगी 5 और 4 में। ठीक है, तो 25 और 20 बन गए। इसमें 9 की होगी तो 27 और 18 बन गए। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टेप इसमें आप कैसे कर सकते हो, बहुत ईजी है। ये 18 है तो यहाँ 18 वजन दोगे, ये 27 है तो यहाँ 27 दोगे। अब ये 25 है तो इधर 25 दोगे, और ये 20 है तो इधर 20 दोगे। अब 20 और 18 38 यहाँ पे आ गया, 38 ये है, 45 ये, तो 7 यहाँ आ गया, 38 और 7 का रेशो। ठीक है, इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी सोल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन सर्कल बना और ये इन सेंटर है, इन सेंटर पे अगर चर्चा करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये मैंने इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट कर रहा हूँ इस ट्राइंगल से, तो आर इंटू एस होता है इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस इंटू एस, एस क्या सेमी पेरीमीटर, तो आर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। और अगर इन सेंटर ऐसे यहाँ पर है तो ए आई और आई डी का रेशो क्या होता है, वो बी प्लस सी अपॉन ए, जैसे साइड बी है सी है तो बी प्लस सी अपॉन ए होगा, ए आई बाई आई डी का रेशो। इसी तरह से बी आई और आई का रेशो क्या होगा, आंखें बंद करके कर दोगे, ए प्लस सी बाई बी। ठीक है, और सी आई बाई आई एफ का रेशो क्या होगा, ए प्लस बी बाई सी, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट
अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो वहां पे इन रेडियस कैसे आती है, P प्लस बी माइनस एच बाई टू, यहाँ परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई टू, और ये अपना सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस सर्कम सर्कल की वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बाई टू होती है हमेशा, ठीक है। एक्स रेडियस के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि अगर एक्स रेडियस करस्पॉन्डिंग आपको इस साइड के निकालनी है ए के, तो वो कैसे आएगी, आर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए, ठीक है। अगर इधर बना देते तो एस माइनस बी हो जाता, ठीक है। ये अगर इस तरह से है तो सर्कल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि भैया ये टेंजेंट दोनों बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, ये बराबर, ये एक्स एक्स है, वाई है, वाई है, वाई। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि पैसे आधा करना पड़ता है, पहले ही आधा हुआ है ना। तो इन रेडियस यहाँ पे क्या आती है, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर सर्कम रेडियस दी है और फिर आपको एरिया जानना है तो क्या होगी, सर्कम रेडियस ए बी सी अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहाँ ए बी सी क्या है, साइड है भैया, ठीक है। या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एबीसी अपॉन 4r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का आपको डिस्टेंस जानना है तो वो क्या होता है, डी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2r, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हाइट दी है, ऑल्टीट्यूड दी है, तो हाइट का रेशो जो होता है वो क्या होता है, 1/e 1/e 1/c, ठीक, तीनों हाइट का। और ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, HGO, हगो, हगो से याद रख लो, ये हमेशा एक लाइन में होते हैं, हगो इस तरह से ही होते हैं, तो 2:1 के रेशो यहाँ पर होता है, ठीक है। अब H1H2 अपॉन H1 माइनस H2, ये एक इनइक्वालिटी आपको याद रखनी है, वो हमेशा बड़ा होगा H3 से, तीसरी से, और H1H2 अपॉन H1 प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं, आइए। अगर AD मीडियन है, अगर AD कोई मीडियन है, ठीक है, तो ये क्या है भाई, अपोलोनियस थ्योरम, ये क्या है, अपोलोनियस थ्योरम। और अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, एक बार देख लेंगे। AD अगर कोई मीडियन है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, AD स्क्वायर जो कि मीडियन है, प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखनी है आपको, अपोलोनियस थ्योरम। अगर दो मीडियन इस तरह से 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं तो उस वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम आती है, वो क्या, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। यहाँ मीडियन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अब मीडियन अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हो इस तरह से, ये दोनों मीडियन है, तो 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर होगा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखो D और E कोई भी पॉइंट रैंडम मीडियन नहीं है, तो वहां पे AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मीडियन नहीं, यहाँ मीडियन है, ठीक है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी देखो, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, और यहाँ पे सिमिलरिटी आप थोड़ी बहुत, AB स्क्वायर AC स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ BC, यहाँ मीडियन नहीं है, ठीक है। यहाँ मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये कोई रैंडम ट्राइंगल, मेरा कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो वहाँ मीडियंस का स्क्वायर का 4 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और यहाँ तो भाई D और E कोई भी पॉइंट है, मीडियन का कोई जिक्र ही नहीं है, तो मैंने सारे एक साथ बता दिए, इससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकेंड। अगर ये मीडियन सारे इस तरह से मिल रहे हैं तो इस तरह से बांटते हैं, ये सारे जो एरिया हैं सब बराबर होंगे, ठीक है, सारे एरिया बराबर होंगे। बार कॉल आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 4/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस। ये भी आपको याद रखना है कि मीडियंस के द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा उसका 4/3 होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आखिर में आ जाते हैं कि भाई मेरा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो मेरा राइट एंगल इस तरह से बनता है, अगर दिया हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या है, AB स्क्वायर मेरा क्या होता है, AB स्क्वायर इज AD इंटू पूरा AC, BC स्क्वायर क्या होता है, CD इंटू पूरा AC, और AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर क्या होता है, AD अपॉन CD, ये इनको डिवाइड करने पे ही आ रहा है, ठीक है। और BD स्क्वायर मेरा किसके बराबर होता है, AD इंटू CD, ठीक है। और BD इक्वल्स टू AB इंटू BC बाई AC, BD इक्वल्स टू व्हाट, AB इंटू BC बाई AC, ठीक है, AB इंटू BC बाई AC। और या फिर इसे कह सकता हूं मैं, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, AB बाई C। अगर A B और C दे दूं, ABC यहाँ पे नाम किसको दे रहा हूँ, जैसे ये A है, ये B है, तो हाइपोटेन्यूज C है, तो इसी के अकॉर्डिंग 1/p स्क्वायर इज 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से वीडियो थी आप लोगों के लिए ट्राइंगल के ऊपर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।